एक बच्चा है हाँ। जो तीसरी क्लास में पढ़ता है, उसका अपना वजन बेचारे का 10 किलो भी नहीं है और वो 20-22 किलो का जो है ना वो बस्ता लेके स्कूल जा रहा है। ये सब एक नुमाइश है, इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक है ही नहीं। हमारे अंदर एक है कि एक बंदा इंजीनियर है, उसने अपनी कंपनी बना ली, लेकिन वो अपने नीचे जो है ना वो मैकेनिक रख देता है, मुख्तलिफ इंजीनियर्स का नाम दे के रखता है। इस चीज़ को जो है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हमने जो जॉब मार्केट है ना या जो काम है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर। अच्छा, इस सिस्टम को चेंज कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये अब हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम हो गया ये पाकिस्तान में। मौजूदा दौर की जो डिजिटल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, ये हमारे बच्चे को ग्रूम करने में कितने % आपकी नज़र में पॉजिटिव है? ये टूल है कि मतलब आपको कुछ चीज़ सर्च करनी है, कोई चीज़ आप कहीं फंस गए हैं, कोई चीज़ का आपको बैकग्राउंड जानना है, ये टूल्स आपके काम आ सकते हैं। कोई डिग्रियां होती हैं जो थ्योरी पर मबनी होती हैं, उनके साथ अगर जो है वो अगर आप प्रैक्टिकल ना करें तो वो डिग्री आपके किसी काम की नहीं है। हर बच्चे की इज्जत जो है मार्क्स में, हर बड़े की इज्जत पैसे में, तो सही तो भाग रहा है। हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है। एक स्कूल वो है जो 50,000 रुपये फीस ले रहा है, एक स्कूल वो है जो 1,500 रुपये पे भी पढ़ा रहा है। बीइंग एजुकेशन स्पेशलिस्ट, आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है? ठीक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है ये वही है जो ब्रिटिश सरकार छोड़ के गई थी। हमने अपने बच्चे से ये कभी नहीं पूछा कि भाई आपने क्या बनना है। हम एक दौड़ में लगा देते हैं अपने बच्चों को। इसमें आप क्या समझते हैं कसूरवार को? पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, स्कूल्स भी। प्रिंटिंग मशीन बनी, वो जो है वो जिसने बनाई वो एक काफर था। इसका रिजल्ट ये निकला कि मुसलमान आज दुनिया से एजुकेशन में 300 साल पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं अमजद साली सानी और आप देख रहे हैं हमारा जो है यूट्यूब चैनल दी सोर्स, और हमारे पॉडकास्ट का नाम है कैजुअल मीटअप। और कैजुअल मीटअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो कि अपनी लाइफ में जो है वो कुछ आम लोगों से कुछ हटके होते हैं। वैसे तो सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जैसा बनाया है, एक ही दिमाग है, एक ही जिसामत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको थोड़ा सा टच करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकाल कर आप तक पहुंचाएं। तो उस सिलसिले में हमने जो आज हमारे स्टूडियोज़ में दावत दी है अपने गेस्ट को, वो बेसिकली एक उस्ताद है और उस्ताद के साथ साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह 28 साल से जो है वो तदरीस के जो है शोबे से वाबस्ता हैं और उसके अलावा जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं एजुकेशन की जो हिस्ट्री है उस पर और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर। तो ज़फ़र राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। तबीयत सेहत आपकी ठीक है? का अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू। और ज़फ़र भाई, स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम हम अभी देख रहे हैं कि एक दौड़ लगी हुई है। ठीक है, पहले वार होती थी, जंग होती थी, आजकल एक दौड़ लगी हुई है कि जी एक तरफ जो है वो आपके सरकारी स्कूल है, एक तरफ आपका प्राइवेट सेक्टर है, और उस प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके की जो है ना वो क्लासिफिकेशंस जो हैं वो हम लोगों ने बनाई हुई हैं कि एक स्कूल वो है जो 50,000 रुपये फ़ीस ले रहा है, एक स्कूल वो है जो 1,500 रुपये पे भी पढ़ा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम जो है वो आपकी नज़र में बीइंग एजुकेशन स्पेशलिस्ट आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है? नहीं, ठीक कैसे हो सकता है? ठीक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है ये वही है जो ब्रिटिश सरकार छोड़ के गई थी 1947 में। ओके। और पहले हमें देखना पड़ेगा कि ब्रिटिश ने ये सिस्टम क्या डेवलप किया था। उन्होंने डेवलप ये किया था कि उन्होंने हिंदुस्तान में अपने जो एजुकेशन सिस्टम वो लेकर आए, उसका मकसद था अपने ख़ास स्पेशल ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूस करना और क्लर्क्स प्रोड्यूस करना। ओके। तो उन्होंने उसी हिसाब से कास्ट और क्रीड की बुनियाद पर एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर दिया। ठीक। और हिंदुस्तान में लोग उसमें दौड़ने लगे और एक ऐसा क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उसकी वजह से कि वहाँ पे जो है वो आज भी पाकिस्तान में ऐसे ही मौजूद है। और अभी भी आप देख लें कि पाकिस्तान का सिस्टम बिल्कुल उसी बुनियादों पे चल रहा है। इंडिया जो है उसको ये एक लकी था कि वो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो उन्होंने उसका एजुकेशन सिस्टम जो है काफ़ी बेहतर कर दिया। अंग्रेज़ों से हटके भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव कर दी। पाकिस्तान में चूँकि कायदे-ए-आज़म इतना अरसा रहे नहीं तो वो सिस्टम जो है ना वो सही नहीं हुआ और एज़ इट इज़ हमने अडॉप्ट कर लिया। और आज भी आप देख लें कि एक ख़ास क्लास है जो जिसका सस्ता एजुकेशन है, सस्ती नौकरियों पे होते हैं, जिनका स्पेशल एजुकेशन है वो स्पेशल नौकरियां करते हैं। वही है ना सिस्टम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रिटिश का भी यही था सिस्टम। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। बस वो एक सिस्टम उन्होंने बनाया और वो चल रहा है एज इट इज़, हमने इसको अडॉप्ट कर। अच्छा ज़फ़र भाई, अच्छा, इसका ये जो एजुकेशन सिस्टम है अंग्रेज़,
चूंकि उनका मकसद हिंदुस्तान को एजुकेट करना नहीं था, ओके उनका मकसद था अपने सिस्टम को डिफेंड करना। ओके तो उन्होंने वैसे ब्यूरोक्रेट्स डेवलप किए, वैसी एजुकेशन डेवलप की, मैथ साइंस ये वो सारी चीज़ें। और इसमें ज़्यादा उनसर जो है ना वो मेमोरी का, डेफिनेटली ठीक है, इसका स्किल से कोई ताल्लुक नहीं, इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक। ओके जिसकी मेमोरी अच्छी है वो निकल गया आगे। आपके पास पैसा है, आपकी मेमोरी अच्छी है, आप अच्छी से इस जगह पढ़ सकते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की अच्छी से अच्छी नौकरी कर सकते हैं। सही सही करनी नौकरी है, ओके क्योंकि इसका मकसद बेसिकली नौकर प्रोड्यूस करना था। तो सिस्टम आज भी वैसे ही है। अच्छा, इस सिस्टम को चेंज कैसे कर सकते हैं? इसको चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये अब हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम हो गया ये पाकिस्तान में। अच्छा, मुश्किल है ना, मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है अगर इस पे कोई काम करे तो। ये मतलब बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज लाने के लिए मतलब लोगों की पहले मेंटेलिटी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। देखें, बच्चों को हमने लगा दिया मार्क्स के पीछे। बच्चे को पता है मेरी इज्जत उस वक्त है जब मेरे पास मार्क्स है, मार्क्स आएंगे, A ग्रेड आएगा, A स्टार है, ग्रेड है, फलाना, बस मेरी इज्जत है। बड़ों को हमने लगा दिया पैसे के पीछे, जिसके पास पैसा होगा उसकी इज्जत होगी। बस आपकी सोसाइटी इतनी सी तो है। बच्चा लगा हुआ मार्क्स के पीछे क्योंकि उसको पता है मार्क्स लूंगा, ग्रेड लूंगा, इज्जत है। बड़ा हुआ, उसको पता है अब बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी इज्जत है पैसे के लिए, पैसा कमाना। आपकी सोसाइटी इतनी सी तो है। सही। अब ये माइंड सेट से कैसे निकालेंगे आप लोग, कैसे? मतलब ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई साइकोलॉजिकल जो है वो होना चाहिए? साइकोलॉजिकल है। हर बच्चे की इज्जत जो है मार्क्स में, हर बड़े की इज्जत पैसे में। तो सही तो भाग रहा है, हमारी सोसाइटी का माइंड सेट है। अच्छा, तो फिर इसमें जो है वो जो बच्चे को स्किल्स लेने चाहिए, क्योंकि तालीम के साथ अगर स्किल नहीं है, क्योंकि देखें एक कोई डिग्रियां होती हैं जो थ्योरी पर मबनी होती हैं, उनके साथ अगर जो है वो अगर आप प्रैक्टिकल ना करें तो वो डिग्री आपके किसी काम की नहीं है। तो वो फिर स्किल्स का तो फिर कत्लेआम हो रहा है। अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एजुकेशन सिस्टम है दुनिया के अंदर जो इस वक्त कामयाब है। जैसे जापान है, जैसे फिनलैंड है। फिनलैंड का तो बेस्ट है और जापान सेकंड है। ले लें आप वहाँ से, पूछे उनसे कैसे एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया उन्होंने, क्या चीज़ें वो सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। सर, तो वो लेने के लिए तो फिर एक पूरा माइंड सेट उनका होना चाहिए ना। देखें हमारे यहाँ, पहले हम तैयार हैं इसके लिए, सबसे पहले हम तो तैयार ही नहीं। जफ़र भाई, हमारे माशरे में ख़ासतौर पे हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास जो है ना वो अभी जो है ना दो कारोबार ऐसे हैं जो बड़े मुनाफा बख्श हैं। तो या तो आप प्राइवेट स्कूल खोल लें या तो आप हॉस्पिटल खोल लें। खैर, सेहत तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन है, जो एजुकेशनल सिस्टम हमारे पास चल रहा है कि जी ये फ़लाँ स्कूल, ढिमाका स्कूल, अच्छा, फलां की इसकी फ़ीस है। जब ये पीपल्स गवर्नमेंट ने जब इसको नेशनलाइज किया था भुट्टो साहब के दौर में, उसके बाद जो है ना कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई ख़त्म हो गई, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत हो गया, जो कि आज तक है इंतही माजरत के साथ। अच्छा, उसके साथ फिर ये हुआ कि यार अगर मेरे फादर ने बोला कि भाई तुम्हें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लो, तो फिर प्राइवेट कॉलेज का रिवाज शुरू हुआ। कोचिंग सेंटर भी उन्हीं टीचरों ने बनाए जो कि नेशनलाइज कॉलेज के टीचर्स बन गए। ठीक है, उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर खोल ली क्योंकि वहाँ तो पढ़ाई होती नहीं है। सही। तो कोई शहनशाह है कॉमर्स बन के बैठा हुआ है, कोई बादशाह है साइंस बन के बैठा हुआ है, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वो अरबपति हो गए। सही सही है। हालांकि वो सिर्फ कोचिंग उनका, अच्छा सिलेबस कितना पढ़ा रहे हैं, 40%। भाई ये इंपॉर्टेंट है, कर लो, कल आ जाएगा पेपर में। ठीक है। तो ये एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या है? मतलब एक कुएं में उन्होंने बंद कर दिया, एक पिक्चर, अच्छी पिक्चर दिखा रहे हैं। उनको पता है कि उनका पैसा जो है वो डेवलप इस सिस्टम में होगा। अगर हमने जापान और फिनलैंड की तरह एजुकेशन सिस्टम लिया है तो ये सारे स्कूल जो है ये तो बंद हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। तो ज़रूरत ही नहीं इनकी। ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जो खोल के बैठे हुए। अच्छा, फिर उसके साथ क्या हुआ, जब मैट्रिक सिस्टम, इंटर सिस्टम में बहुत करप्शन होने लगी तो ओ लेवल्स जो है आपका फैलता चला गया। लोगों ने कहा यार ये सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। क्या ओ लेवल्स में नहीं होती चीटिंग? बिल्कुल होती है सर, होती है। ओ लेवल्स के पेपर क्योंकि देखें वो जो स्कूल होता है जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, फ़र्ज़ करेंगे मेरी बेटी अगर स्कूल में पढ़ रही है तो वो मैनेजमेंट तो बोलेगी कि भाई हमें हमारी बच्ची जो है ना वो फेल तो ना हो लेकिन कम से कम A-B ग्रेड तो ले आए। तो फिर वो उसको B ग्रेड लेने के चक्कर में जो है ना वो ब्रांडेड टीचर से ट्यूशन पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल यही है। सही है। तो ये जो सिस्टम इन्होंने पूरा डेवलप किया है, ये तो इसका तालीम से कोई ताल्लुक थोड़ी है। ये तो सब बच्चे मार्क्स से पीछे भाग रहे हैं। सही है। अच्छा जफ़र भाई, मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास एक दूसरा कल्चर है जो आजकल है कि पहले ये होता था जब काफ़ी कोई ज़्यादा बात पीछे नहीं, मैं 20 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो 20 ईयर्स बैक हम जब जो है वो देखते हैं तो डॉक्टर बनने का बड़ा शौक़ होता था। ठीक है, मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस, फिर यूनिवर्सिटीज़ का दौर आ गया।
अभी ऐसा है कि फिर एलएलबी का अगर रुझान हुआ, इस तरह मुख्तलिफ डिग्रियों का हुआ, एमबीए का हुआ और फिर सीए का हुआ, एसीसीए का हुआ, हमने अपने बच्चे से ये कभी नहीं पूछा कि भाई आपने क्या बनना है। ठीक है, हम एक दौड़ में लगा देते हैं अपने बच्चों को। इसमें आप क्या समझते हैं, कसूरवार कौन है? पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, स्कूल्स भी और एग्जामिनिंग बॉडीज भी, सब है, सभी मिलकर, सब जिम्मेदार, पेरेंट्स भी। सर देखिए, पेरेंट्स तो यकीनन है, क्योंकि देखिए वो अब देखिए, हम ना स्टडी करना चाहते, ना हम चीज़ों को चेंज करना चाहते। सही। अब मैं अगर बात करता हूँ इस तरह, तो अक्सर जो है मुझे लोग पागल कहते हैं, यार तुम पागल ही बाजी से बात कर रहे हो। ठीक है। लेकिन बात सही है। देखें, अगर मैं अब मैंने इसको अपने घर पे अप्लाई किया खुद, ओके। और मैं इसमें कामयाब हूँ। माशाल्लाह। देखिए, मेरी बेटी को मार्केटिंग, बिजनेस, ये पढ़ने का शौक था। ठीक है, ओके। पढ़ने वाली बच्ची मेरी माशाल्लाह। पहुंच गई IB। ठीक है, बेटा मेरा खेलने कूदने वाला बच्चा, ओके। वो खेलता कूदता। सर वो आपकी बात काट रहा हूँ, इससे भी बच्चियां जो हैं वो कुछ नहीं, पढ़ने ये नहीं, उसमें मतलब होता है। हर बच्चे का अपना। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने एक प्रोग्राम किया था मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का, ओके। तो कभी इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा फिर इस पर भी काम करेंगे। इंशाल्लाह जरूर। तो हर बच्चे की अंदर जो है ना, वो कुछ इंटेलिजेंस हर बच्चे के अंदर होती है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है और जो हार्ट से कनेक्टेड होती है इंटेलिजेंस, बच्चा उसी फील्ड का होता है। सही। क्या हमने कभी बच्चों को एनालाइज किया अपने कि हमारा बच्चा किस फील्ड में काम करेगा? वाह, सही। करते ही नहीं, हम करते ही नहीं। हर बच्चे को हर चीज़ पढ़ा रहे हैं, वो हर चीज़ का बच्चा है ही नहीं, और सब बोरिंग सब्जेक्ट, बोरिंग क्लासरूम्स। सही है, माहौल वही है, माहौल वही है। पैट सिस्टम अभी भी राफिज है। जो उस क्लास में बच्चा अच्छी मेमोरी से फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, वो टीचर्स की नज़रों में इज्जतदार होता है। मैंने कहा ना, इज्जत तो मार्क्स में, तो वो इज्जतदार बन जाता है। बाकी जो बच्चा जिसकी मेमोरी अच्छी नहीं, तो इसका मतलब क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? उसको आपने लेबल करके पीछे बिठा दिया कि निकम्मे, हालांकि वो भी इंटेलिजेंट है। हाँ, वो उसकी ग्रूमिंग नहीं होती। उसकी ग्रूमिंग नहीं होती, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग सारी जो है मार्क्स के पीछे है, मेमोरी के साथ है। इसका स्किल से क्या लेना देना? कैसे इसको डेवलप करेंगे? इसको पूरी एक थिंकिंग एबिलिटीज चेंज करनी पड़ेंगी लोगों की। जिन लोगों ने मुझे ये सारे कोर्सेज करवाए, जिन्होंने मुझे इतना सिखाया है चीज़ों को, वही लोग मुझे चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, वो खुद भी नहीं। तो इसका के मतलब कि क्यों नहीं उसको चेंज करना चाहते? क्या वो डरते हैं कि हम अकेले हैं, कि जो है वो मेजॉरिटी अगर हमारे साथ नहीं है तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं? शायद कोई ऐसा बंदा अगर ऐसा स्कूल स्टार्ट करे ना, जिसके अंदर बच्चे को मार्क्स के पीछे भागना ही ना हो, बल्कि अपने इंटेलिजेंस के साथ काम करना। आप देखें, हम पाकिस्तान से वो बच्चा प्रोड्यूस करेंगे, दुनिया पे राज कर सकता हो। सर वो देखे ना, इतना अभी स्मार्ट बच्चा है हमारा। जैसे आपने खुद ही बोला कि हम जो है ना मार्क्स के पीछे बच्चों को लगा देते। तो वहाँ से तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि उनके पेरेंट्स को जो है ना उस मार्क्स की जो दौड़ है, उनकी माइंडसेट है, उससे हटाना पड़ेगा। तो वो जब हटेंगे तो फिर यानी यकीनन दूसरी जो है नहीं ना तो वो मैं लाइन कैसे पर हटाऊंगा काम भाई? मैं तो सबके सामने शो कैसे मारूंगा कि मेरी बेटी का A स्टार आया, सबको मैसेज करूंगा व्हाट्सएप पे। यकीनन आजकल तो जो है भाई वो फ्लेक्स भी तो करना है मुझे कि मेरी बेटी का A स्टार आया भाई। स्टेटस, ये स्टेटस वो कॉन्शियसनेस, मेरी डिजिटल बेटी मीडिया, जो है सोशल फलाने मीडिया, बड़े स्कूल में पढ़ती है, बड़े फख्र के साथ बताते हैं फखर के साथ में कि जी मेरी बेटी जो फ्लैक्स है वो करना है मुझे। फलां में पढ़ती है। हाँ, अब ये मेरा बेटा जो है वो खेलता ज़्यादा है, पढ़ता कम है, तो उसका क्या होगा? मैं नहीं डरता इस बात वो से। कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन भी तो बन सकता है। बन सकता है, क्यों नहीं इतनी बन सकता? तालीम हो कि आपके उसके सामने पास वसीम शऊर अकरम हो। नहीं है, हाँ जी, जावेद मियांदाद नहीं है, विराट कोहली नहीं है, बड़े बड़े नाम पड़े हैं सर। वो ये आपका रोनाल्डो, मेसी, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है क्या? उनके पास इज्जत नहीं है? अल्लाह ने उनको रिस्क नहीं दिया? सबको दिया है। ये थोड़ी कि अगर आपका बच्चा जो है वो बड़े इदारों से पढ़ेगा तो ही जो है अच्छा रिस्क कमाएगा। ये जो मेंटेलिटी, वो तो ब्रिटिश मेंटेलिटी है कि हमें नौकर प्रोड्यूस करना है, और वही कर रहे हैं हम। असल चीज़ ये है कि हमें बच्चों को ग्रूम करना है, अगली आने वाले टाइम के लिए तैयार करना है। मौला अली का कॉल है, याद रखिएगा, कि हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग अगले ज़माने के लिए करनी है, वाह, आपके ज़माने की थोड़ी है। सही। यहाँ क्योंकि एक जनरेशन गैप तो रहता जनरेशन है। गैप तो नेचुरल है ना। देखिए, मेरे वालिद साहब दिलीप कुमार के डाई हार्ड फैन थे। मेरे बच्चे दिलीप कुमार की फिल्म देखना पसंद नहीं करते। पता ही नहीं होगा उनको कि दिलीप पता ही नहीं कुमार है होगा, कौन। वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में कौन देखता भाई? सही बात है। वो शाहरुख खान के फैन है भाई। सही। तो ये जनरेशन गैप तो होगा। जब उनके बच्चे आएंगे तो वो शायद वो फिर किसी और के फैन फैन होंगे। वो लोग शाहरुख खान पे हंसेंगे, बोले बुढ़े को कौन देखेगा? वो शाहरुख खान भी तो खत्म अच्छा, हो गया। अपना जफर भाई, कुछ आज से 300 साल कबल एक जो है वो फतवा भी लगा था। हम जो है वो पता नहीं, हम इस बात को जो है ना वो थोड़ा सा टचअप तो दे सकते हैं कि जो प्रिंटिंग मशीन बनी, गटनबर्ग, वो जो है वो जिसने बनाई वो एक काफर था।
तो लिहाजा उसकी जो है ना ईजाद पर जो है ना जो चीज़ छपती है तो वो बच्चों के लिए या आम लोगों के लिए हराम है। हाँ, उसकी प्रिंटिंग पे, उस पे प्रिंट करना जो है किताबें, वो हराम। हराम है। तो वो ये इल्म फतवा जो है 300 साल लगा रहा है। वो हमारे तक जो है वो इल्म नहीं पहुंचा। देखिए उसका फ़ायदा उठाया वेस्ट ने, उन्होंने हमारी ही किताबें, देखिए केमिस्ट्री का फादर आज भी जाबिर बिन हयान है, कोई और हो ही नहीं सकता। नहीं सकता, सही। ठीक है, ये तो मतलब वेस्ट भी मानता है, अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाते तो केमिस्ट्री थोड़ी होती आज। सही। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री तो जाबिर बिन हयान है, तो वेस्ट भी मानता है। लेकिन अच्छा, इसी तरह ये जो आपका नेशनल ज्योग्राफिक जो है सारा, ये अबू दाऊद सुलेमान बिन हसन बिन जुलजुल, इब्न जुलजुल कहलाते थे, ये उनको बड़ा शौक था जानवरों पर रिसर्च करने का। उन्हीं की किताबें प्रिंट कर करके उन्होंने बच्चे बच्चे को पहुंचा दी अपने यूरोप में, वेस्ट में। ठीक है, वो निकल गए आगे। और वो हमारी हम चीज हम तक 300 साल तक हमने कोई किताब प्रिंट नहीं की, और इसका रिजल्ट ये निकला कि मुसलमान आज दुनिया से एजुकेशन में 300 साल पीछे, और ये गैप अब हम कवर नहीं कर सकते। यकीनन एक बहुत बड़ा गैप है, 3 बहुत सदियां बड़ा 300 साल का गैप। 300 साल, 3 सदियां 300 साल बाद जब ये फतवा हटा, उसके बाद मुसलमानों ने किताबें और कुरान प्रिंट किए और तर्जुमे प्रिंट किए, और उसके बाद फिर एजुकेशन के रास्ते पे चले, लेकिन हम बहुत लेट हो चुके, देर हो चुकी। यूरोप, देखिए कोई भी नेशन जब तरक्की करता है तो उसकी तरक्की की बुनियाद एजुकेशन होती है। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, अभी अमेरिका को सरप्राइज दिया चाइना ने। बर्ट्रांड रसल ने 50-60 साल पहले ये बात कही थी कि ईस्ट जो है वो भी एजुकेशन हासिल करेगा और वेस्ट को सरप्राइज करेगा। सही। कर रहा है। दूर अंदेशी की बात थी। देखो चाइना कैसे आगे गया। चाइना आपको पता है बहुत टैलेंटेड कॉम नहीं है, पहले ध्यान में रखिएगा। चाइना कॉपी कैट है, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। यकीनन वो करता है। देखिए दुनिया में जो हुनरमंद कौम है वो सिर्फ 2 है, एक जर्मनी और एक जापान। ये दोनों हुनरमंद, इनसे बढ़कर हुनरमंद कोई नहीं है। कोई नहीं। इनको कॉपी करता है चाइना, और अकल के साथ करता है। निकल गया आगे। किस बेस पे आगे निकला है? एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बड़ा स्ट्रांग रखा। बेसिक जो था वो है ही एजुकेशन। सही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जिक्र किए बगैर तो कोई महफिल अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल। उनका फतवा है, ये उनका हदीस है, उनकी बात फिक्स है। इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े। कितना जोर है। कुरान मजीद की पहली आयत क्या है? इक़रा, रीड। सही क्या? और कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वो इबादतों का नहीं है, इस बात का है कि तुम गौर नहीं करते। क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे सीनों पे ताले लगे हुए? क्या तुम फिक्र नहीं करते? क्या तुम गौर व फिक्र नहीं? यही तो सारा कुरान में लिखा हुआ, हमारे लिखा हुआ। इबादतों से ज़्यादा इस बात का जिक्र। बिल्कुल सही है। तो कि आसमान की तरफ देखो और ये देखो, ये परिंदों को देखो कैसा पैदा किया हमने, ऊँट को देखो कैसा पैदा। यानी हमें दावत दे रहा है कुरान कि तुम गौर व फिक्र करो, रिसर्च करो। तो जो कौम एजुकेशन हासिल करती है, चाइना ने किया, आपके सामने आज अमेरिका को सरप्राइज कर रही है ना, फिर एजुकेशन से ही आगे जा सकते हैं। लेकिन अब मुसलमान 300 साल पीछे रह गए गटनबर्ग की इस प्रिंटिंग मशीन के बाद। कैसे जाएंगे आगे? सही है। अच्छा जफ़र भाई, एक बात दूसरी जो है वो हम अमूमन देखते हैं कि जी मेरा बेटा जो है ना वो फ़लाँ यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बन गया, उसके पास एक डिग्री तो आ गई ऑन पेपर, जो है वो सिर्फ रसीद होती है वो। अच्छा, उसको जो है वो कोई प्रैक्टिकल काम नहीं आता। अगर किसी ने बोल दिया कि यार आप अपने बेटे को प्रैक्टिकल तो कराओ, वहाँ से मेरा बेटा और इंजीनियर है और वो हाथ काले करेगा, अपने कपड़े ख़राब करेगा। तो ये जो है ना, ये एक जो हमारे अंदर एक है कि एक बंदा इंजीनियर है, उसने अपनी कंपनी बना ली, लेकिन वो अपने नीचे जो है ना वो मैकेनिक रख देता है, मुख्तलिफ इंजीनियर्स का नाम दे के रखता है। इस चीज़ को जो है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए किसी ने बड़ा अच्छा एक जोक फेसबुक पे शेयर किया था। किसी एनईडी के स्टूडेंट ने कहा था कि एनईडी यूनिवर्सिटी में जब जनरेटर ख़राब हो जाता है ना, हाँ, तो उसको रिपेयर करने के लिए जो है मैकेनिक आता है, जो कि कोई ख़ास पढ़ा लिखा नहीं होता। तो असल में बात ये है कि हम लोग जो है वो एक चीज़ को समझते नहीं कि हमने जो जॉब मार्केट है ना, या जो काम है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर। हर एक को वाइट कॉलर जॉब चाहिए, सही, ताकि मैं ऑफिस में बैठूं मज़े से और बस लोग मेरे अंडर में काम करें, मैं बॉस बन के बैठ जाऊं। हर आदमी जो है वो पावरफुल पोजीशन पे बैठना चाहता है, अच्छी सैलरी हो, पावरफुल पोजीशन हो, मेरे भरम हो, बस इसीलिए। एयर कंडीशन दफ्तर हो, रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हूँ, बेल बजाऊं तो बंदा आ जाए, खूबसूरत सी सेक्रेटरी हो, बस अपना काम चल रहा है। सही है। तो ऐसा ये जो सोच है ना, मतलब ये कंफर्ट्स हासिल करने की सोच है, बस खत्म। क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सारी मेहनत जो की है
वो इसलिए किए कि मैं जो है मेरे पास डिग्री आ जाए, डिग्री आ जाएगी तो फिर अय्याशी, फिर आराम से बैठेंगे सुकून से मज़े करेंगे। तो मज़े करने के लिए वो सोच रहे हैं ज़िंदगी। सर वो एक इंडिया का मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो गोरा चिट्टा सा एक लड़का है, बड़ा अच्छा उसका नाम है। उसकी मैंने एक क्लिप देखी और समझ लें कि वो जिस तरह आपने कहा ना कि दिल में सुराख कर दिया कि या तो 10 साल जो है वो मेहनत मुशक्क़त करके और जो है ना 20 साल तक आप जो है ना कंफर्ट जोन में चले जाएं, या तो 10 साल जो है ना कंफर्ट जोन में रह के और अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर दे। नहीं, कंफर्ट देखिए मैं आपको बताऊँ, ज़िंदगी में दो चीज़ों का मज़ा मेहनत करने में। अगर आपने मेहनत छोड़ दी ना, दो चीज़ों का मज़ा ख़त्म हो जाएगा आपकी ज़िंदगी से, एक खाने का, एक सोने का। सोने का सुकून चला जाएगा। नहीं मतलब देखिए, जब आप बहुत थक के जब घर जाते हैं तो कैसी नींद आती है? ज़बरदस्त। आपको दवाई की ज़रूरत पड़ती है कि नींद की दवा खा लो? नहीं, आप तकिया पकड़ा सो गए, सो गया। सो गए। अच्छा खाना, अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ पकी है जो आपको पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल करेले पका लिए, आपके घर में किसी ने करेले पका लिए, आपको नहीं पसंद, लेकिन आप थक के जब घर पे गए, वो करेले भी आपको ऐसे मीठे लगेंगे, ज़बरदस्त, क्योंकि आप मेहनत करके आए। अच्छा, अब जो कंफर्टेबल लाइफ है वही तो सारी आपके लिए मुसीबत है। हाँ, ये जितनी बीमारियां हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर और ये वो सब कंफर्ट जोन में तो हो रही है। आपका जिस्म काम ही नहीं कर रहा, सही है। अब तो और भी हमारी टीचिंग प्रोफेशन में बड़े मजे आ गए सबके। टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है बोर्ड पे खड़े होकर, सही। वो आईफोन आईपैड लेकर आते हैं, वो मल्टीमीडिया लगाया, अब वो बैठे मजे से माउस चला रहे हैं, भाई ये पढ़ लेना। अब ये कौन सी पढ़ाई हो रही भाई? लेकिन हो रही है। बच्चे बोले यार क्या टीचर है भाई, आईपैड लेगा, 8 लाख रुपए का अपैरेटस है, 10 लाख रुपए का मल्टीमीडिया है, तो बच्चे भी भरम, क्यों हमारे यहाँ तो आपको पता है सिस्टम ही ऐसा है। एक वो तो ये जो कंफर्ट जोन है ये तबाही है हमारे लिए। हाँ, इस पे काम कैसे किया जाए सर? कंफर्टेबल, मैंने आपसे कहा ना शुरू से हमें पूरा सिस्टम से सही करना पड़ेगा, किसी एक को डॉगमेटिकली काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो आपकी नज़र में लोग काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, करना ही नहीं चाहते। क्यों? वजह क्या? सब कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं ना, रहने ही कंफर्ट जोन में। नहीं तो सर क्या मतलब, लोगों की थॉट जो है, थिंकिंग जो है वो ख़त्म तो नहीं हुई ना? हम तो आज भी ऐसा देखते हैं कि कंफर्ट जोन में जब आप रहते हैं तो आपकी थिंकिंग भी वैसी हो जाती है, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, वो जो पुराने लोग हैं, पुराने जो लोग हैं, हम तो अभी भी देखते हैं कि हम जब गांव जाना होता है तो हम देखते हैं कि जो है ना वो प्राइमरी टीचर सुबह जो है वो 7:45 बजे गली से जा रहा होता है और वो कहते हैं कि सही ये उस्ताद है, और फिर वो 1-1:30 बजे जो है ना वो छुट्टियों में अपने घर जा रहा होता है। ठीक है, तो वो भी तो आजकल जो है ना वो वही ब्लैक बोर्ड पे तो अभी भी वो लोग बना रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वही तो मेहनत है। जिस तरह पढ़ा रहे हैं ना वो मेहनत है, हर आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी। हम ये मेहनत थोड़ी करना चाहते हैं, हमें तो बैठ के खाना है, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं कि भाई कहीं अच्छी जगह से इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, MBA की डिग्री मिल जाएगी, बैठ के खाएंगे। ये जो बैठ के खाने वाला जो एक थिंकिंग है, ये पूरी हमारा कौम की बहुत सबसे थिंकिंग बड़ी ऐसी, दुश्मन है। ये दुश्मन है हमारा, सही है। देखिए जापान में कोई फेस्टिवल जो है ना वो वीकेंड पे आ गया तो 5 दिन की छुट्टी हो गई, चाहिए आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो भाई उन लोगों ने होम मिनिस्ट्री को ईमेल्स आना शुरू हो गई कि ये 5 छुट्टियां नहीं चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा, हम क्या करेंगे, हम तो बोर हो जाएंगे, हमें तो काम करना है। अच्छा, अब उनके बाद उनके वजीर आजम ने जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, क्या बोलते हैं उसको, वजीर आजम की तकरीर आती है रात में, तो टीवी में उसने आके बोला, कौन से खिताब किया कि भाई हम चाहते हैं कि आप 5 दिन छुट्टी करें, कि प्लीज आप 5 दिन छुट्टी करें, आराम। वो मिन्नत नहीं कर रहा था। और हम ये है कि अगर हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर ईद की 3 दिन की छुट्टी है तो 6 दिन हम खुद बना लेंगे, 7वां दिन इतवार, 1 हफ्ते काम नहीं होगा, क्योंकि ईद है। ईद की छुट्टी कितनी है? 3 दिन, 1 हफ्ते काम नहीं होगा। देख लें आप, सिवाय बेचारे बैंक वालों के। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब जफर भाई मेरे ख्याल में टाइम हमारा जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और मुझे आप ये बस बताएं, 2-4 बातें आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स की जब बात आ जाती है, चूँकि मैं खुद फादर हूँ, मेरी मिसेज जो है वो, मुझे ये नहीं पता बीइंग अ फादर कि मेरी बेटी आज स्कूल में क्या पढ़ कर आई, मेरी बेटी ने होमवर्क किया नहीं किया, उसकी डायरी में क्या मेंटेन है। बाखुदा बता रहा हूँ कि मैंने तकरीबन कोई 6 माह से अपनी बेटी की तो डायरी चेक नहीं की, उसमें मेरा साइन ही नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता उस बात का, क्योंकि वो मेरी बेगम का जो है ना वो डिपार्टमेंट है। तो इसमें बीइंग अ फादर मैं कहाँ पर गलत हूँ, मुझे अपनी ये गलती किस तरह सुधारनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी पेरेंट्स को मैं ये बात कहता रहा हूँ, खासतौर पर फादर्स को, जब बच्चे टीन एज में आ जाते हैं, टीन एज बड़ी खतरनाक एज, ये जहन में रखेगा। इस एज में अगर सिगरेट की आदत हो गई, नहीं छूटेगी सारी जिंदगी। सही कह रहे हैं। ठीक है, इस एज में नमाज पढ़ने की आदत हो गई, नहीं छूटेगी, नमाजी हो गया वो। ठीक है, यानी जैसा बच्चा बन गया ना टीन एज में, वैसे ही रह जाएगा हमेशा के लिए।
अब जब जैसे टीन एज शुरू होती है ना, माँ का रोल कम हो जाता, अब बाप का रोल शुरू होता। तो डेली कम से कम 30 मिनट्स आपको बच्चों के साथ बैठना है। मत पूछे उससे कि स्कूल में क्या हो रहा है, छोड़ दे, आप बैठे उसके साथ बात करें, वो क्या सोच रहा है, उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, क्या वो स्पोर्ट्स का बच्चा है, क्या वो इंजीनियरिंग का बच्चा है, क्या वो कॉमर्स का बच्चा है। आपको खुद आइडिया होगा कि आपका बच्चा कौन सी चीज़ पे ज़्यादा बात करता है। एक 30 मिनट्स तो निकाल सकते हैं ना, यकीनन। मत करें आप होमवर्क चेक उसका, मत पूछे स्कूल में क्या हो रहा है, ऐसे बैठे उससे बात करें, पता चलेगा आपको कि क्या चीज़ वो ऑब्जर्व करता है। कभी कोई मूवी बच्चों के साथ देख लें, फिर पूछे कि तुमने क्या सीखा इस मूवी से, आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चा जो है वो क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कौन सी चीज़ उसके अंदर जो है स्ट्रांग है, कौन सी चीज़ उसके अंदर वीक है। ये तो फादर्स को करना पड़ेगा। ठीक है, ये फादर के लिए जरूरी। अब एक दूसरी बात कि एक बच्चा है हाँ। जो तीसरी क्लास में पढ़ता है, उसका अपना वजन बेचारे का 10 किलो भी नहीं है, और वो 20-22 किलो का जो है ना वो बस्ता लेके स्कूल जा तो रहा जुल्म है। है। ये इस जुल्म को जो है कैसे कम किया जा सकता है? देखिए जापान ने तो कर दिए, वो तो अब ये है कि उनका हर बच्चा जो है पैड लेकर आता क्लास में। ठीक हो गया। ठीक है, एक मैंने उस दिन उनकी क्लास की तस्वीर देखी थी, बच्चे क्लास के अंदर एंटर हो रहे थे, सबके हाथ में एक एक पैड। पेट था, सही। ठीक है, सारा काम उन्होंने जो है ना वो पैड पे शुरू कर सर दिया। देखें वहाँ पे टेक्नोलॉजी। तो ये भी होता है ना कि बच्चों को 1 घंटा सोने के लिए दिया जाता है कि आप यहाँ आराम करें गर्मियों के दिनों में। मैंने वो कुछ अरसे पहले एक वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पे जो है ना सर्कुलेट हुई थी। हमारे यहाँ तो ये है कि जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर तो पूरे प्रॉपर जो है वो पंखे लगे हुए नहीं है। ठीक हो गया। मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा कर आया हूँ, नाम नहीं बता सकता क्योंकि नहीं, नाम हम लेना भी नहीं चाहेंगे वो। ठीक है ना, खामोखा हमारे जी। लिए। लेकिन आप यकीन करें कि एक दिन में बच्चों के साथ मैं अक्सर बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाता हूँ। मेरे पढ़ाने की स्टाइल बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। माशाल्लाह, वो तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, आप यकीन करें थोड़ी देर का जब मैं उस कुर्सी से खड़ा हुआ ना, मेरी कमर में दर्द शुरू हो गई। जो बच्चों की कुर्सी थी, इतनी फीस लेता है, सही 42-45 हज़ार रुपये महीने की फीस है। आप कुर्सी देखें, आप बैठेंगे तो आपके कमर में दर्द हो जाएगा। दर्द हो जाएगा। मैंने कहा जुल्म है यार, समझ आ रहा है? तो सर क्या समझते हैं कि ये जिस तरह के लोग हैं, मैं इंतहाई माजरत ये के बस ये साथ, बच्चों के ऊपर किताबें लाद दो, मैं एक बड़ा बैग बना लो, कॉपियाँ, ये वो, ये सब एक नुमाइश है, इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक है ही नहीं। है ही नहीं। अच्छा सर, ये जो लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल लिए या उनकी जो है वो ले ली फ्रेंचाइजेज ले ली, इनको खौफ खुदा नहीं है? इनका तो एक ही मकसद है ना, इनका एक मकसद, बड़ा वाजे मकसद है और बड़ा क्लीन है, वो है किसी मुल्क इतना कमा लो, किसी मुल्क की नेशनलिटी खरीद लो। अगर आप बड़े बड़े स्कूलों के आप नाम लेते जाए, मैं आपको बताता जाऊँगा किसने कौन से मुल्क की नेशनलिटी खरीदी हुई है। वो सारा पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देते, जब भी मौका मिला तो फिर हाँ वो ट्रांसफ़र करते हैं, लीगली करते हैं। एग्जिट करके चले गए। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करेंगे किसी कंट्री में, 5-10 लाख डॉलर अगर आपके पास हो, इन्वेस्ट कर दे तो आपको पासपोर्ट तो मिल ही जाएगा उस कंट्री का। सही। सही है, 5-6 साल रह के रहेंगे तो नेशनलिटी भी मिल जाएगी। उन्होंने नेशनलिटीज़ खरीद ली, उनका बिल्कुल हार्ड टारगेट ही है। आप किसी भी बड़े इदारे के टीचर के जो प्राइवेट स्कूल या ए लेवल्स के स्कूल के ओनर हैं, आप उनको सर्च करें, वो कहीं ना कहीं की नेशनलिटी उनके पास होगी, जो खरीदी होगी उन्होंने। तो सर ये जो चेक एंड बैलेंस है, इसमें हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही है गवर्नमेंट की? सर गवर्नमेंट का रोल वही ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा ही है और क्या बोलूँ वैसे ज़्यादा, जिस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी इस तरह हमारी गवर्नमेंट भी चल ही रही है। आप समझे बात? मैंने कहा ना, माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। कैसे चेंज करेंगे? वो तो चेंज बस हम तो दुआ कर सकते हैं, हमारे हाथ में अभी इतना ही बचा है, और हम बात कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं जब सेंट पैट्स में था, उस वक्त सेंट पैट्स नेशनलाइज था। ठीक है, आधा फादर बेंजामिन के पास था और आधा नेशनलाइज था। कुछ मतलब स्कूल उनके पास था, कॉलेज उनके पास था। फादर बेंजामिन भी हुआ करते थे वहाँ पे। तो 2 टीचर थे वहाँ पे, एक प्रोफेसर करार हुसैन अकाउंट्स पढ़ाते थे जी, ठीक है, और एक केमिस्ट्री के टीचर थे अब्दुल रज़ाक, साईं अब्दुल रज़ाक। वो सिंध से कहीं से MSc केमिस्ट्री करके आए, बड़े ज़बरदस्त टीचर थे। ये 2 टीचर थे जिनकी रेगुलर क्लासेस होती थी, बस आप समझ गए? सही, मैं समझ गया आपकी बात। सर देखें, वो तो अभी भी ऐसा ही है ना कि हमारे गांव में इंतहाई माजरत के साथ जो है वो पहले ये होता था कि भाई ये किसी को टीचर लगवा दो और वो फिर वडेरे का मुंशी और जो है वो कमदार बन जाता था। ठीक है, और वो स्कूलों का जो हशर था, लेकिन जो है वो इंतहाई माजरत के साथ आज भी उन स्कूलों का हशर कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया में अभी जो है वो मेरे ख्याल जो यंगस्टर्स आए हैं, तो पिछले हफ्ते मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि 30,000 घोस्ट स्कूल्स भी है पाकिस्तान। सर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि हज़ारों की तादाद में सिंध में भी अभी इतने स्कूल्स हैं जो घोस्ट हैं।
Ghost ठीक है। और पता नहीं कितने जो है वो टीचर्स हैं। बहरहाल सही सरदार शाह साहब जो मिनिस्टर हैं हमारे, वो, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो इस पर जो काम कर रहे हैं उनको भी रुकावटें बड़ी डाली जा रही हैं, लेकिन वो काम जब अच्छा कर रहे हैं। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इसमें जब कोई आप वो शक इसको शुबा नहीं। पहले माइंड सेट की जरूरत है हमें। स्पेशली जो अभी जो कमीशन पास करके हमारे जो है ना टीचर्स, हमारे भाई और बहन आए हैं, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि और ऐसा वो ये हो चेंज रहा आ है। जाए। अच्छा सर, अभी ये आखिरी बात कि मौजूदा दौर की जो डिजिटल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, ये हमारे बच्चे को ग्रूम करने में कितने % आपकी नज़र में पॉजिटिव है? ये देखिए, ये टूल है, खाली ये टूल है कि मतलब आपको कुछ चीज़ सर्च करनी है, कोई चीज़ आप कहीं फंस गए हैं, कोई चीज़ का आपको बैकग्राउंड जानना है, ये टूल्स आपके काम आ सकते हैं। लेकिन बाकी तो ज़्यादातर ये फ्रॉड के लिए यूज़ हो रही है। सर देखें, दो ब्लैकमेलिंग के लिए चीज़ें यूज हैं हो ना, रही है। इसकी पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। आप समझे? और ये जो चीज़ें हैं हमारे घरों में, ख़ास तौर पे जो है वो आजकल की जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो ज़्यादातर इसको नेगेटिव वे में जो है ना वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन इसकी basically रोकथाम कैसे होगी? ये बेसिकली ये टूल है खाली। मैंने आपसे कहा ना कि जब तक हम बेसिक एजुकेशन, देखिए मैं आपको बताऊँ, जापान में बच्चा स्कूल गया 3 साल तक क्या सिखाते हैं? सिर्फ मैनर्स, सही। कुछ नहीं पढ़ाते वो बच्चे को। क्या सिखा रहे? मैनर्स, इथिक्स। हम सिखाते? नहीं सर, बस। मैंने नहीं देखा कहीं पर। अगर सिखाते भी हों, शायद मेरी नज़र आप से नहीं जापान गुजरा में हो। जान के किसी बंदे को पाँव मार दे, जान के, आपने मारा है ना, वो आपको सॉरी बोल सॉरी देगा, करेगा। क्योंकि उनके पास मैनर्स बहुत हैं। सही बात है सर। आप वो तो छोड़ें, मैं दुबई का एक वाक़या आपको बता रहा हूँ। एक जगह पे मैं और मेरी बेगम हम खड़े थे, तो मेरी बेगम मेरी जो है ना, मैंने बेगम को बोला कि यार मेरी एक तस्वीर तो बना लो। मेरी तस्वीर बना रही थी, वहाँ से एक गोरा जो है ना कपल क्रॉस हुआ, और आगे जाके उनको जो है ना वो शायद ये फील हुआ कि हम जो है ना वो इंटरप्ट किया है। सर यकीन करें कि वो दोनों मेरे पास आए, हाथ मिलाया, मेरे साथ जिस तरीके से सॉरी की, तो मैं परेशान हो गया कि यार इन्होंने मेरा क्या कसूर किया है। मैं तो परेशान था, क्योंकि हमारे पास तो ये चीज़ रूटीन में है। नहीं, इथिक्स की बहुत ज़रूरत है। हमें जो है ना सबसे पहले बच्चों को एथिक्स और मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, पहले ये सिखाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर बात करें आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स की। फिर बेसिक देखिए चीज़ बच्चा कौन से किस चीज़ में बहुत टैलेंटेड है, उसी फील्ड में डालें उसको। ये पूरा सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग। बहुत आपने मज़ा है टाइम आपके साथ दिया, काम और में इंशाल्लाह जो है वो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, फिर आपको इंशाल्लाह बात दोबारा करते जो रहेंगे। है वो बहुत तकलीफ देंगे। बहुत कुछ है हमारे पास। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का जो टॉपिक था वो यकीनन हमने तो कोशिश की कि थोड़े टाइम में उस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, और यकीनन ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक करे कि ये जो है वो कबूल हो, और ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी विनती जो है वो आपके साथ ये करेंगे, अपने पड़ोसियों का और ख़ास तौर पे उन लोगों का ख्याल ज़रूर रखा करें जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।